हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर सेकंड और इसमें सारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, ये सिर्फ सीयूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, बाकी जो सीईटी दे रहा है या जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स आएगी उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी के सभी बच्चे इन सभी चीज़ों को देख लो, ठीक है। उससे पहले हम तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं: इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। इनको फॉलो कर लो ताकि सारी की सारी जो आपको नोट्स है वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें की हैं, बहुत अच्छे प्यारे नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर देख लीजिए इन सभी को। तो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जहाँ पे जितने नोट्स की जरूरत है मैं उतने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो चीज़ जरूरी है वही हम पढ़ेंगे, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर दो व्यक्ति थे, सेजलो और केन्स, केन्स भैया, ठीक है। दो व्यक्तियों ने क्या कहा, ये ध्यान से सुनना। इनका पूरा नाम जेबी सेज था, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि सप्लाई अपने आप अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है। मगर एक और भैया थे यहाँ पर जिन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया, जे एम केन्स। इन्होंने बताया कि ऐसा कभी नहीं होता, सप्लाई कभी भी अपनी डिमांड खुद नहीं बनाता, जबकि डिमांड जो है वो सप्लाई क्रिएट करता है। ये बात इन्होंने कही थी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। क्या कहा था, किस तरीके से कहा था, किसने कहा था, ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम के अंदर। बस इतना पूछा जाएगा, बाकी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बताया कि सप्लाई बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो फैक्टर इनकम बढ़ती है, फैक्टर इनकम आपको पता होगा क्या था, और फैक्टर इनकम से नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से डिमांड बढ़ती है। इस तरीके से सप्लाई जो है डिमांड को बढ़ा देती है, ये बताया। अच्छा, ये जो इकोनॉमी है ये किस में आती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, सेविंग नहीं होना चाहिए। ये अजम्पशन आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे कि जब भी बात की गई होगी तो क्लोज इकोनॉमी, सेविंग और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए, टू सेक्टर तो इकोनॉमी होनी चाहिए, फार्म और हाउस होल्ड होना चाहिए। और ये जो चीज है वो लॉन्ग रन में अप्लीकेबल है, ठीक है। इस तरीके से बताया। मगर जेएम केन्स भैया ने कहा कि ऐसा नहीं होता, सप्लाई क्रिएट नहीं करती जबकि डिमांड क्रिएट करती है सप्लाई। यही बात होती है, और मैं मानता हूं कि ये बात थोड़ी सी सही है। कैसे है सही, क्योंकि देखो एक बात सोच के देखो कि भाई साहब जितनी डिमांड होगी उतनी तो सप्लाई होगी। अगर एक व्यक्ति ने 1000 प्रोडक्ट बना दिए और मांगने वाले सिर्फ 100 प्रोडक्ट, या कह सकते हैं 700 प्रोडक्ट है, तो 300 प्रोडक्ट तो बेकार हो गए ना। 300 प्रोडक्ट तो बेकार हो गए ना। तो यही बताया कि सो देयर कैन बी ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री बिकॉज people does not spend their whole income while as a saving as a part, so saving reduce consumption, ये कंजप्शन है, which leads the over प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज बताई गई। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और इक्विलिब्रियम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम वही होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर होंगी, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीगेट डिमांड क्या थी, डिमांड सभी को पता है तो एग्रीगेट भी पता चल जाएगा। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड। तो टोटल कैसे है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द बायर आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ऑन बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज, की जो पूरी अमाउंट, टोटल अमाउंट है उसको खर्च कर रहे हैं बायर्स अपने गुड्स को खरीदने के लिए, वही क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई भी होती है। एग्रीगेट सप्लाई होती है जितना टोटल प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी में एक ड्यूरिंग द पीरियड, उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी डेप्थ में कम पढ़ाई कर रहे हैं, हम उतनी पढ़ाई कर रहे हैं जितनी हमें एमसीक्यू बेस्ड पे चाहिए। तो ये चीज तुम ध्यान रखना कि एग्रीगेट डिमांड क्या कहते हैं, इतनी बात समझी। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट है, पहला है हाउस होल्ड कंजप्शन। हाउस होल्ड कंजप्शन देखी जाती है कि भाई साहब प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन कितनी हो रही है एग्रीगेट डिमांड के अंदर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड देखी जाती है, इसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल या नई असेट्स बनाना चाहता है, नए इक्विपमेंट्स खरीदता है, नई बिल्डिंग खरीदता है, तो वो भी क्या है, उसी के अंदर आए थे एग्रीगेट डिमांड के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिमांड विल बी मोर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई जहां पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वहां पर ये ज्यादा होती है, क्योंकि लोग बाग क्या खरीदते हैं, अगर मेरे पास, मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, अगर मुझे सस्ते दामों में मिल रही है बिल्डिंग, जितना मुझे इंटरेस्ट पे, अगर सोच के दोगे, बैंक कह दे कि भाई साहब कि हम क्या करेंगे, लोन तुम्हें
कम रेट पर देना स्टार्ट कर दो, तो तुम ज्यादा लोन लोगे, और ज्यादा लोन लोगे तो तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदोगे। तो यहीं पे यही बताया कि इन्वेस्टमेंट उसी बेस पर होता है, इन्वेस्टमेंट उसी बेस पर होता है जो चीज सस्ती मिलती है। अगर मुझे चीज सस्ती मिल रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा खरीदूंगा, और ये मुझे पता है ये फ्यूचर में इसका रेट बढ़ने वाला है। इस तरीके से जैसे कार हो गई, कार के दाम कम होने से क्या होता है, लोग बाग ज्यादा से ज्यादा कार परचेज करने लग जाते हैं। आगे है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट की जो, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज है, कौन सी सर्विसेज है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, रोड है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है, किससे इफेक्ट पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है कि डिमांड जो होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी बेस्ड करती है, कि भाई साहब डिमांड किस तरीके से, अगर ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स होंगे तो क्या उनकी डिमांड भी बढ़ रही होगी या घट रही होगी। इस तरीके से चीजों को कंजप्शन करने के लिए, अगर लोअर प्राइस पर अगर कोई गुड्स खरीदता है, गवर्नमेंट गुड्स खरीदती है या गवर्नमेंट अपना एक प्राइस रख देती है, भाई इसका इतना प्राइस होना चाहिए, तो लोग बाग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, क्यों, उन्हें पता है भाई साहब क्या पता फ्यूचर में ये चीज बढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज बताई गई है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर बताया गया कि फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, नेट एक्सपोर्ट नॉर्मली कंस्टिट्यूट अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की भाई हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट से, तो ये क्या कहलाएगा, नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा। अब ये देखो एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से मिलकर बनती है, सी प्लस आई। सी प्लस आई फॉर्मूले को जरूर याद रखना कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। सी प्लस आई, सी का मतलब कंजप्शन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, ये जरूर ध्यान रखना। और इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होता ही है किसी ना किसी लेवल पे, इसलिए ये यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कंजप्शन हमारा उसी बेस पर बढ़ता है, उसी बेस पर बढ़ता है। तो कंजप्शन की लेवल बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ ली है। एग्रीगेट सप्लाई कहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई दो चीजों से मिलकर बनती है, सी प्लस आई, सी प्लस एस, सी प्लस एस, तो ये ध्यान रखना। तो दोनों में कंजप्शन और कंजप्शन सेम होने की वजह से क्या इक्वल होने चाहिए, आई और एस दोनों के बराबर होने चाहिए। जिस सिचुएशन पे आई और एस बराबर हो जाते हैं उस सिचुएशन पे क्या हो जाता है, हमारा क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। या कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो हमने क्या क्या सीखा है, ध्यान से सुनना। हमने सीखा है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सी प्लस एस होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, एडी इक्वल टू ए एस, या कह सकते हैं आई इक्वल टू एस होता है। ये बात ध्यान रखना। अभी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा और भी पढ़ेंगे, मगर इतनी बात ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये पूछी जाती है, ऑप्शंस में लिखा जाता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस पर इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम की दो तीन टाइप दी जाएंगी। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इनकम हमारे पास गिवन है, कंजप्शन हमारे पास गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है, सेविंग हमारे पास गिवन है। तो एग्रीगेट डिमांड निकालना बहुत ही ईजी है, सी प्लस आई कर दूंगा, सी और आई को जोड़ दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, सी और एस को जोड़ दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, एग्रीगेट सप्लाई। देखो यहाँ पर बताया इक्विलिब्रियम, जहां पर ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हो जाते उस सिचुएशन में, और जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, उस लेवल को क्या कहते हैं, वहां पर फैक्टर सर्विसेज या एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है। और जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट कम है तो वहां पर क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस इतनी बात ध्यान रखना, इस टेबल को जरूर ध्यान से रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड बाय द सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से कैसे बराबर होता है इक्विलिब्रियम, कैसे बराबर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेविंग का मतलब सबको पता है, इनकम का एक पार्ट होता है जो हम खर्च नहीं करते उसे सेविंग कहते हैं, सेविंग कहते हैं। इतनी बात समझ, अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, ये बात समझ आ गई। द अमाउंट लेस, अगर इनकम कम होगी तो वहां पे भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर हम सेविंग की अमाउंट भी कम करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर सेविंग कम करोगे तो खर्चा ज्यादा करोगे, खर्चा ज्यादा करोगे तो इनकम भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द कैपिटल असेट्स, कि नई असेट्स को खरीदा, मतलब तुम कहीं पर खर्चा कर रहे हो
खर्चा कर रहे हो तो खर्चा करने की वजह से तुम्हारे में कुछ ना कुछ चीजों की बढ़ोतरी हो रही है, चाहे तो तुम नई मशीनरी खरीद रहे हो, नई बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको बढ़ा रहे हो। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, इन्वेस्ट करते हो ना तुम, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आता है तो तुम क्या करते हो, खर्च करते हो, ऐसा खर्च करते हो कि जिससे कि तुम्हारे फ्यूचर में उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, उस पर कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें आगे जाके मिले। तो यही सब चीजें क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक्सेंट सेविंग, एक्सेंट पोस्ट सेविंग, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सेंट पोस्ट सेविंग। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के। देखो अब बात करते हैं एक्सेंट का मतलब समझो। देखो कहीं पर भी अगर एक्सेंट एक्सेंट लिखा तो उसका मतलब पहले होता है, और एक्सपोस्ट लिखा तो उसका मतलब आफ्टर होता है, बस इतना समझ लेना। एक्सेंट का मतलब होता है कि व्हाट द कंज्यूमर प्लान टू सेव एट ए डिफरेंट लेवल, कि पहले ही कंज्यूमर क्या सोचता है कि मुझे किस समय पे कितना बचाना है। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि पहले ही इन्वेस्टर सोच लेता है कि भाई मुझे हर इनकम लेवल पर कितना इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। जैसे तुम इनकम जनरेट करते हो, तुम्हारी पता चल जाती है भाई साहब मुझे 30 तारीख को 30,000 रुपये मिलने वाले हैं, अब मैं 30,000 रुपये किस किस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा ये तुम सोचने लग जाते हो, वो एक्सटेंड। मगर बाद में क्या मिलता है, बाद में साल के अंत में क्या बचता है, वो एक्सेंट पोस्ट होती है। बाद में साल के अंत में तुम कितना इन्वेस्ट करते हो वो एक्सेंट इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था ये, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता था, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर ये तुम्हें पता ही है, एग्रीगेट्स, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, वही सेम लिखी हुई लाइनें, वही सेम लिखी हुई लाइनें। तो ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होती है, ऐसी सिचुएशन पे क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में बराबर हो जाती है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, व्हेन एक्सेंट सेविंग आर मोर देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट विल बी लेस एग्रीगेट सप्लाई। देखो एक बात कही गई है यहाँ पर, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा मैं अंडर हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, कि व्हेन planned saving are more than इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड विल लेस द एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर बताना, क्या बताना है कि अगर कभी भी सेविंग ज्यादा हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से, तो उस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। इसी तरीके से बोला गया है, व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन दी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन दी एग्रीगेट सप्लाई। इस बात को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है, इस बात को ध्यान से रखना है। ठीक है, ये बात मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर दी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है भाई साहब कि देयरफॉर प्रोड्यूस लेस रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। देखो यही बात बोली है भाई साहब, जब एग्रीगेट डिमांड चीजों की बढ़ ही नहीं रही है तो तुम कम प्रोड्यूस करोगे, कम रिड्यूस करोगे एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या होगा कि जो तुम्हारी इनकम जनरेशन है वो कम हो जाएगी, और इनकम जनरेशन कम हो जाएगी तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से तुम बोला है कि भाई इससे क्या होगा कि लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम की भी बढ़ जाएगी। तो सेम बात वही है, दोनों में मिलाकर कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये सेम बात है। एक्सेंट सेविंग और एक्सेंट पोस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कब होते हैं, जब इन इक्विलिब्रियम लेवल सिचुएशन आ जाती है। अब बात करते हैं कंजप्शन का मतलब। कंजप्शन भी इनकम का पार्ट होता है जो तुम खर्च करते हो। देखो दो वर्ड बोले, एक सेविंग बोला है, एक कंजप्शन बोला है, ये दोनों इनकम का पार्ट है, इनसे मिलकर इनकम बनती है। इतनी बात समझ में। अब ये पार्ट क्या होता है जिसको तुम खर्च नहीं करते, इस पार्ट को तुम क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो, स्पेंड कर देते हो, ये कंजप्शन हो जाता है। बस इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो समझ जाओगे ना भाई किस तरीके से। अब बात है कंजप्शन फंक्शन। जब भी फंक्शन की बात हो जाए ना तो वहां पर रिलेशन होता है। तो किस किस का रिलेशन है, कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन और नेशनल इनकम का रिलेशन है। ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या आएगा, बी का मतलब होगा एमपीसी, बी का मतलब क्या होगा, एमपीसी। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे। और वाई का मतलब तुम्हें पता ही है, इनकम होता है। अब आते हैं इसके दो टाइप होते हैं, एपीसी। देखो अब एक एक करके ध्यान से सुनना, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। यहाँ पर सी लगा हुआ तो ये कंजप्शन के पार्ट है, ये सेविंग के पार्ट है। इन दोनों का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इनका सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इतनी बात समझ आई। दूसरी चीज कंजप्शन है। देखो एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जो चीज जिस नाम से लिखी है बटे में इनकम। ठीक है, और ये चीज
मार्जिनल है, तो मार्जिन का मतलब होता है चेंज, चेंज इन सी बटे में चेंज इन वाई। ये हम माइक्रो में भी पढ़ते आ रहे हैं, सेम चीज सेम बात यही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अलग बात नहीं पढ़ते हुए आ रहे, तो सेम बात यही है। तो एपीसी का जो रेशियो है वो एग्रीगेट कंजप्शन टू द नेशनल इनकम है। आगे बात करें एमपीसी का मतलब है कि डिफाइन करता है रेशियो इन द चेंज इन द कंजप्शन टू चेंज इन द इनकम। यही तो बात मैंने बोली यहाँ पर, चेंज इन द कंजप्शन बटे में चेंज इन द इनकम, यही बात यहाँ पे बोली है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, तुम ये निकाल सकते हो, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें तुम खुद से कैलकुलेट करना है, इसको थोड़े से सेकंड के लिए छुपा लेना, इसको मत देखना और कैलकुलेट खुद से करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कैसे निकाला गया मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ भी कर देता हूँ। ए पी तो यहाँ पे सी बटे वाई लिखा है, तो सी यहाँ पर कितना 100 है। ठीक है, बटे में 0, तो ये तो डैश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा 150/100, तो ये कितना आ जाएगा 1.50। इसके बाद 200/200, तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे ये 1 आ गया। इस तरीके से चीजें आ रही है। अब इस वाले में क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, इन दोनों का चेंज कितना है, यहाँ पे डैश आएगा पहले, इन दोनों में चेंज कितना है 50 का चेंज है। यहाँ पर इन दोनों का चेंज कितना है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50। अब इन दोनों का चेंज कितना है 50 है, यहाँ पर इन दोनों का चेंज कितना है 100 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50। इस तरीके से चीजें करनी है, बड़े आसानी तरीके से हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं सेविंग की। सेविंग क्या है, वही बात अभी हमने पढ़ी है कि भाई पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, या कह सकते हैं इनकम है जिसको हम खर्च नहीं करते। सेविंग निकालने का तरीका क्या है, देखो मैंने ये दोनों का रिलेशन बताया था, यहाँ पे सेविंग निकालें। सेविंग के भी दो पार्ट है, कौन से एपीसी और एमपीसी, एमपीएस, एपीएस और एमपीएस, एपीएस और एमपीएस। कैसे निकलता है, सेविंग बटे में है इनकम। ठीक है, ये कैसे निकलता है, चेंज इन सेविंग बटे में चेंज इन इनकम। बस इतनी बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर दिया गया है, तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। चलो अब आते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या कह सकते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट विच इंक्रीज विद एन इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, की मतलब ये तब बढ़ता है जब हमारी इनकम की लेवल बढ़ती है। तुम तब ज्यादा खर्च करते हो, तुम जब ज्यादा खर्च करते हो जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है। इसमें क्या बोला, इन्वेस्टमेंट विच इज मोर इन इलास्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज होती है, इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो टोटली क्या कह सकता है कि इनकम जो होनी चाहिए वो इन इलास्टिक होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे जाके देखते हैं आगे चीजों को। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ किसके लिए होती है, ये कह सकते हैं वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है। वेलफेयर का मतलब होता है गवर्नमेंट की इनकम के बारे में बात कर रहा है, एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात कर रहा है कि जहां पर इनकम कुछ फर्क भी हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा जितना होता आया है। मगर इसमें इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कौन यूज करता है, प्राइवेट सेक्टर। ये कौन यूज करता है, गवर्नमेंट सेक्टर यूज करते हैं। इसके कर्व के बारे में बाद में बात करें। इसका मेन मकसद, जब प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, तो यहाँ पर भी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, यहाँ पर सोशल वेलफेयर से मतलब होता है। इसलिए ये हमेशा जो इन्वेस्टमेंट रहता है ये कॉन्स्टेंट रहता है, देखा ना, कॉन्स्टेंट रहता है। इनकम चाहे बढ़ रही है या घट रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर इसमें जब जैसे इनकम बढ़ती है तो ये भी बढ़ने लग जाता है, जैसे इनकम कम होती है तो ये भी कम होने लग जाता है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। समझ आ गया होगा कि भाई इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट पे जितना है उतना ही रहेगा। इतनी बात समझिए। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखो कि भाई साहब क्वेश्चन आए तो हमें ये क्वेश्चन करने ही हैं, ये क्वेश्चन हमें करने ही हैं। इसलिए कैसे करना है कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आना। कैसे करना है देखो, बहुत अच्छा पेपर आता है, और मैंने जो अभी तक जो भी पेपर हुए उनमें सभी में बताया कि भाई साहब आसान पेपर है, इसलिए हम थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत चीजों पे कर रहे हैं कि ताकि तुम अच्छे तरीके से चीजें कर पाओ। ठीक है, तो भाई साहब क्या होता है, मल्टीप्लायर का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि इनकम का बदलाव किसके रिस्पेक्ट में, इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में। इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में मतलब इनकम इतनी बदलती है, इनकम इतनी बदलती है जिससे, किसके इफेक्ट से, इन्वेस्टमेंट के इफेक्ट से, उसे कहते हैं मल्टीप्लायर। बस इतनी सी बात तुम ध्यान रखना, इतनी सी बात तुम थोड़ी सी ध्यान रखना कि भाई साहब मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है, ये बात तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो मल्टीप्लायर बनता कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके बता देता हूँ
कि जब इनकम किसके बराबर होती है, सी प्लस आई के बराबर होती है, तो इनकम में बदलाव होना से कंजप्शन में बदलाव होगा, कंजप्शन से बदलाव होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में बदलाव होगा। अगर मैं इन सबको इनकम से भाग कर दूं, इनकम से भाग कर दूं, कर सकता हूं ना। देखो ऐसे करते हैं मैथमेटिकली, इस तरीके से करते हैं कि दोनों तरफ इनकम से इस तरीके से, फिर ये क्या हो जाता है, एलसीएम चेंज हो जाता है और इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो ये वाली चीज। चलो मैं इसको थोड़ा सा और एक स्टेप और लिख देते हैं, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, और अभी अभी समझाया ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, एमपी, एमपी सी के बराबर होता है। और ये क्या होता है, 1/k, यही तो बताया, रेसिप्रोकल है। अब इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1/1 माइनस एम पी सी निकल जाएगा, या और कह सकते हैं k इक्वल टू में 1/mps निकलता है। क्यों, अभी ऊपर एक रिलेशन बताया भी था मैंने, एक रिलेशन बताया भी था। यहाँ पर ध्यान दो ये वाली चीज, कि यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ कि एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और ए पी एस प्लस ए पी सी इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इतनी बात ध्यान से समझ लेना, बस ये दोनों चीजें समझ जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाली चीज किसके बराबर होगी, एमपीएस के बराबर होगी। और देखो इस रिलेशन से यहाँ पे ये भी चीज समझ आ रहा है, अगर एमपीएस बढ़ेगा ना तो ये मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सिंपल सा एक एग्जांपल लूं के यहाँ पर लेता हूँ, ये 100 है सपोज करो, सिंपल सा, वैसे 100 नहीं होता, चलो मैं इसको 1 2 3 में ही ले लेते हैं, 0.2 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो आया वो मल्टीप्लायर 5 आया। अब मैंने क्या किया, इसको 0.5 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये चीज, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लायर कम हो गया। जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया, जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया, एमपीएस को इंक्रीज किया, तो मेरा जो मल्टीप्लायर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इनके बीच में एक रिलेशन है जो यहाँ पे लिखा गया है कि एमपीसी की ग्रेटर वैल्यू होने से, एमपीसी की जो ग्रेटर वैल्यू होने की वजह से जो हमारा एमपीएस है, अगर वो ज्यादा होगा तो वो मल्टीप्लायर, देखिए हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी नहीं एमपीएस की बात कर रहा हूँ अभी, अभी मैं एमपीसी की, एमपीएस की बात कर रहा हूँ, ध्यान से एमपीएस के बारे में सुनना। अगर मैं बात करूं एमपीसी के बारे में तो बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाता है, एमपीसी के बारे में बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। एमपीसी देखो यहाँ के इक्वल टू में 1/1 माइनस एमपीसी था। अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एमपीएस ले लिया 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0.5, ये आ गया 2। अब मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया 0.7 कर दिया या 0.8 कर दिया, तो यहाँ पर क्या कहना है 0.2। तो यहाँ पर देखो जब मैंने एमपीसी को बढ़ाया, एमपीसी देखो एमपीसी को बढ़ाया ना तो मल्टीप्लायर बढ़ गया, एमपीसी को घटाया तो मल्टीप्लायर कम हो गया। मगर एमपीएस में उल्टा है, एमपीएस बढ़ेगा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। ये दोनों चीजें अलग हैं, इन दोनों को थोड़ा सा समझना है, ये चीज समझना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या रिलेशन बनने वाला है, किस तरीके से रिलेशन बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ द एमपीसी ग्रेटर द मल्टीप्लायर, यही बात मैंने बोली है, ठीक है। बिकॉज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वन इंडिविजुअल बिकम द इनकम ऑफ अदर। भाई साहब जो हम कंज्यूम करते हैं, अगर तुम दुकान पे गए हो तो तुम दुकान से कुछ चीज सामान खरीद के लेके आए हो, खरीद के लेके आए हो, क्या तुम जो चीज खरीद के लेके आए हो वो सामने वाले की इनकम होगी, वो सामने वाले की इनकम होगी। कहोगे यार हमने तो प्रोडक्ट खरीदा, नहीं, जो तुमने प्रोडक्ट खरीदा है उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन भी तो होगा। तो इस तरीके से चीजों को समझना कि वो सामने वाले की क्या होगी। तो अकॉर्डिंग व्हेन, अगर ज्यादा तुम खर्च करोगे, ज्यादा तुम खर्च करोगे तो सामने वाला भी क्या होगा, ज्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा। और ज्यादा तुम सेव करोगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, दूसरे वाले की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर ये बताया गया है कि साइज ऑफ द मल्टीप्लाई इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द एमपीसी। पॉजिटिव का मतलब होता है कि सेम साइड, कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन होता है इनमें, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। बात समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, इस तरीके से समझ पा रहे हो। तो ये था हमारा एमपी, ठीक है।
ये था हमारा मल्टीप्लायर। बस इतनी बात समझ जाना, मल्टीप्लायर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला है देखो, देखो मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। फालतू कराने का कोई भी फायदा नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो चीज लगती है, मगर ये एग्जाम में आने वाले हैं। आगे देखो, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन विच all the label person who are willing to work at a current wages rate cannot get work। भाई काम करना चाहता है व्यक्ति मगर उसे काम नहीं मिल रहा, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री किसे कहते हैं कि भाई साहब हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, काम ही नहीं करना चाहता, उसको क्या बोल रहे हैं, काम मिल रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बस इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड देखो नाम से पता चल रहा है एक्सेस डिमांड, जहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, किससे ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई से, उसे एक्सेस डिमांड कहते हैं। और इस सिचुएशन पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या जनरेट करता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जनरेट करता है। मतलब प्राइस बढ़ना, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब जब डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर मैंने 100 बुक बनाई है और मेरे पास जो डिमांड है वो 120 बुक की, तो मैं क्या करूंगा, ये प्राइस थी 100 रुपए की, ये सोचो 100 रुपए का प्राइस था, तो अब मैं इसको बढ़ा दूंगा 110। तो जो 120 व्यक्ति हैं वो इसको अब कम खरीदने लग जाएंगे, कम खरीदने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं जाकर कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज बताई है कि भाई साहब जो डिमांड इफेक्ट होती है वो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर देती है, मतलब प्राइस का बढ़ना शुरू कर देती है। देखो ये वाली चीज कि डिमांड जैसी बढ़ी तो यहाँ पर ये वाला गैप क्या बच जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब इसको करेक्ट कर कैसे करें। करेक्ट करने का मतलब देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, जब भी करेक्ट वर्ड आ जाना तो बस इतना समझ लेना, प्राइस को बढ़ाना है, प्राइस को बढ़ाना। अब कैसे कैसे प्राइस बढ़ता है वो देखते चले जाओ। सबसे पहले आती है दो पॉलिसीज आती है इसमें, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, किससे रिलेटेड, उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कि जितना वो इनकम जनरेट करते हैं और एक्सपेंडिचर जनरेट, उनके बीच का जो रिलेशन आता है वो एक्सेस डिमांड होता है। अगर पहली पॉलिसी में क्या चेंज आना चाहिए भाई, टैक्स रेट बढ़ा दो। टैक्स रेट बढ़ाओगे, टैक्स बढ़ा, क्या प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली ठीक आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो, पहली चीज क्लियर। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करे भाई, रोड बनाना बंद कर दे, रोड बनाना बंद कर दे, तो क्या लोग जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, या लोग वहां से खरीद के लेके आ रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट खरीद के लेके आ रहे हैं, तो अब उन्हें क्या है भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा क्योंकि रोड अच्छे नहीं है, तो वहां पर चीजें क्या उसका दाम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो यही बताया है कि भाई साहब अब क्या तो रोड बनवाना पड़ेगा, पब्लिक को पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा मार्केट से कम हो जाएगा, मार्केट से कम हो जाएगा पैसा, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो सोच के देखो कि पैसा कम हो गया तो डिमांड कम करने लग जाएंगे, पैसा कम खरीदने लग जाएंगे। तो इसलिए बताया गया कि डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आगे होता है रिड्यूस डेफिसिट फाइनेंसिंग। रिड्यूस डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि नए करेंसी नोट प्रिंट करना, नॉट प्रिंटेड एज दे विल हैव द इन्फ्लेशन। नए नोट नहीं बनेंगे तो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा, मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लोगों को डिमांड, महंगे दामों पे चीजें खरीदनी पड़ेगी। अब महंगे दामों पे खरीदने में उनका पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो उससे डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, पब्लिक बोरिंग इज एबल टू विड्रॉ द परचेजिंग पावर फ्रॉम द पब्लिक एंड रिड्यूस द इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, पब्लिक बोरोइंग से क्या इफेक्ट पड़ता है भाई साहब, जिससे क्या होगा, अगर बोरोइंग जो है वो बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर है, पब्लिक बोरोइंग से क्या होता है, पब्लिक बोरोइंग से जो पैसा है ना, एक सेकेंड रुकना, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पब्लिक बोरोइंग इफेक्ट करता है परचेजिंग पावर से। अगर लोग बाग क्या खरीदने लग जाए, लोग बाग ज्यादा से ज्यादा
चीजों को बैंकों से या कहीं से भी पैसा बढ़ाने लग जाए, तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, बढ़ने लग जाएगी। मगर अगर उसका इंटरेस्ट रेट या कुछ भी इंक्रीज कर दिया जाए तो उनको वो चीज महंगी पड़ेगी। तो महंगी पड़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इट शुड बी इंक्रीज बिकॉज इट हैज द डी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। दिस इज द एक्सेस सिचुएशंस, द गवर्नमेंट शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ अ सरप्लस बजट हेंस। तो बस यही चीज यहाँ पे बताया। अब मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इफेक्ट करती है, दो टाइप की पॉलिसी होती है, क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जो सेंट्रल बैंक अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट जो मनी सप्लाई करता है वो सब बताया जाता है। बैंक रेट, बैंक रेट का मतलब होता है ऐसा रेट जिस पर फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलती है, कि आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को पैसा देती है जिस रेट पर। ठीक है, अगर वो बढ़ जाएगा तो भाई साहब कम लेने लग जाएंगे लोग बाग, कम पैसा आने लग जाएगा मार्केट के अंदर। कम पैसा आएगा तो कम पैसे से क्या होगा, पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पर एक ये मैं देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। आरबीआई जो है वो सर पर ऐसा एक टोकरा लेकर खड़ा है और बोल रहा है भाई साहब आ जाओ मेरे पास सिक्योरिटी खरीद लो, आ जाओ मेरे पास सिक्योरिटी खरीद लो। सिक्योरिटीज कौन सी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है या कुछ भी। तो ये सिक्योरिटीज क्या होती है, कमर्शियल बैंक को खरीदनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे क्या होता है कि भाई साहब अगर ये सिक्योरिटी खरीदेंगे तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बोलता है भाई साहब तुम्हें आज खरीद लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में से, अगर तुम्हें कभी कल पैसे की जरूरत होगी तो तुम क्या करना, मेरे पास आ जाना और ये सिक्योरिटी बेच जाना। तो उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये कैसे इफेक्ट पड़ता है, अगर भाई सिक्योरिटी ज्यादा खरीदने लग जाए तो पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो फिर पब्लिक को लोन कम देना पड़ेगा, लोन कम देना पड़ेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो क्या होगा, डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, बस। ठीक है, अब आते हैं दो चीज, सीआरआर और एसएलआर। देखो सीआरआर को समझो, सीआरआर का मतलब होता है जो पैसा तुम बचा के रख रहे हो अपने पास, ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा रहना चाहिए, इतना नहीं रहना चाहिए। एसएलआर का मतलब होता है कि जो पैसा रहना चाहिए वो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रहना चाहिए। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गए, ये सब चीजें होती है, इनको जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के पैसे के रूप में इतना पैसा तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं एसएलआर। अब आता है क्वालिटेटिव। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है ना और लोन है जो तुम एडवांस में दे रहे हो उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो लोग बाग कम खरीदेंगे, कम लोन लेंगे। अगर जब एग्रीगेट डिमांड सिचुएशन, मगर एग्रीगेट सप्लाई में थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहता ही रहता है। आगे रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर क्या करता है, कमर्शियल बैंक को ज्यादा से ज्यादा लोन ना देने की सलाह देता है कौन, सेंट्रल बैंक। आगे क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें एक मैक्सिमम लिमिट कर देता है कि भाई इतने तक ही तुम लोन ले सकते हो, इससे ज्यादा तुम लोन नहीं ले सकते, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं ना उसमें। आगे तो मोरल सिचुएशन, इसमें क्या करता है, एडवाइस देता है कि जो क्रेडिट जो वॉल्यूम है वो क्रेडिट की वो थोड़ी सी कम करो, ताकि जो पब्लिक है वो कम से कम पैसा सर्कुलेट हो पाए और कम से कम उस चीज को खरीद पाए। बस इतनी बात ध्यान रखना, ये था हमारा। अब इसको जब पूछेगा भाई साहब करेक्ट मेजर्स टू एक्सेस सप्लाई, तो उसके थोड़े से उल्टे कर देना, जहाँ इंक्रीज इन टैक्स है वहां डिक्रीज इन टैक्स कर देना, बस इतना ध्यान रखना। मैं वो क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिखवा रहा कि भाई दोबारा से लिखवाओ क्वेश्चन, जिससे क्या चीजें हो कि भाई नहीं, दोबारा से वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन से तुम दोबारा पढ़ सकते हो। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, इन्फ्लेशनरी का मतलब प्राइस बढ़ जाना, डिफ्लेशनरी का मतलब प्राइस कम हो जाना। इन्फ्लेशनरी गैप्स कम आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, व्हेन डिफ्लेशनरी गैप बिफोर, पहले ही एम्प्लॉयमेंट फुल। देखो सिचुएशन ऐसी होती नहीं है पर फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो उस सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, और डिफ्लेशनरी गैप तब आता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इतनी बात समझ पा रहे हो। आगे होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, रेफर टू, ये इन्फ्लेशन गैप किससे रिलेट करता है, एक्सेस डिमांड से। ठीक है, इज ओवर अबव द रिक्वायरमेंट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये डिफ्लेशन गैप क्या करता है, जब डेफिसिट डिमांड हो जाए या एक्सेस सप्लाई हो जाए। बस इतनी बात समझना। इम्पैक्ट और ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है,
देखो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज जीरो, जीरो हो चुकी है, इज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कि भाई साहब पहले ही इतना सारा कुछ बन चुका है, ठीक है, उसको खरीदने वाले। अब टेक्नोलॉजी जो होती है कांस्टेंट रहती है, डिफ्लेशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है वो कम होने लगती है इन आउटपुट, और क्योंकि भाई एक्सेस सप्लाई पहले ही हो चुकी है ना भाई, सप्लाई पहले ही हो चुकी है, सप्लाई पहले होनी चाहिए, तो भाई साहब एम्प्लॉयमेंट पहले ही ज्यादा है, पहले ज्यादा, तो उसको कम किया जाता है। इफेक्ट ऑन प्राइस, तो ये तो तुम्हें ही पता है भाई साहब, इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस बढ़ जाता है, एक का घट जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने ये चीजें की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, इसको पॉज करके ये क्वेश्चंस कर लेना कंप्लीट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, तुम्हें फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नए चैप्टर पे। ठीक है, अब मैं लिखने वाला हूँ, अब मैं थोड़े से क्या है नोट्स जिसमें ज्यादा जरूरत थी वो मैंने आप तुम्हें बता दिए। अब थोड़े से नोट्स हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करते चले जाएंगे नोट्स। अब हम थोड़े से पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है बजट एंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बजट एंड द इकोनॉमी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो बजट की है। बजट क्या है, अगर मैं बात करूं, तो बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच कंटेन एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। भाई साहब गवर्नमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि गवर्नमेंट के कितने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। मैं लिख भी देता हूं, बजट इज अ डॉक्यूमेंट, बजट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन estimate of the government revenue and expenditure for financial year, for a financial year। देखो मैं इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मगर कुछ चीजें ना थोड़ी सी हमें ना लिख के भी चीजें करनी चाहिए ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि वो एग्जाम में, वैसे एग्जाम में भी पूछे जाते थे और इसमें भी पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, वो थोड़े से तुम्हें पढ़ने हैं, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक चीज से डिटेल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इंक्रीज गवर्नमेंट एक्टिविटी। सबसे मेन क्या होता है, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटी इंक्रीज करना, कि गवर्नमेंट एक्टिविटी का इंक्रीज करना का मतलब होता है कि भाई सारे के सारे ऑल दीज, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बजट बनाता है। बजट किस लिए बनाता है, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज कर सके, जो जो वो काम कर रहा था, जो जो वो काम कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें बढ़ जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट बजट। जो वो काम कर रहा है, जितना पैसा उस पर खर्च कर रहा है, समय समय पे चीजों को बढ़ाता रहता है। देखो वो ना आजकल 1000 2000 करोड़, क्या पहले भी इतना था, धीरे धीरे करके वो चीजें बढ़ाते चले जा रहा है। ठीक है, अब पैसा आएगा मार्केट में तो क्या बढ़ेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। भाई पैसा आ गया मार्केट में तो इससे गवर्नमेंट बजट से क्या हेल्प होगी, वो गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो प्रोडक्शन है ना वो भी बढ़ाएगा, और कहीं कहीं पर क्या करेगा, सब्सिडी देगा, ताकि लोग बाग अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर में होगा, एग्रीकल्चर में हो गया ना, एग्रीकल्चर में छूट छूट मिलती चली जाए, लोन मिल जाए थोड़ा सा, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अगली चीज, पैसा और क्या करता है, पैसा क्या करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम, वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो इकोनॉमी डेवलपमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, जो भी, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसको सॉल्व करना सबसे बड़ी चीज है। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अभी इतना सारा हमने इन्फ्लेशन पढ़ा है, तो उन सबको सॉल्व करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट बजट का होता है। ठीक है, अगली चीज क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखा भाई, काफी सारे सेक्टर्स क्या होते हैं, पहले देखा होगा ना, पहले क्या थे कि वो बहुत ही ज्यादा
डाउन मतलब जा रहे थे, लॉस में जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रहे थे। तो ये कहाँ से पता चला? बजट से पता चला। तो बजट में क्या हुआ, उसको हेल्प किया कि उसको पैसा देकर उस चीज को प्रॉफिट में या उसकी अंदर जो फैसिलिटीज की जरूरत थी ना, वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो जो एंटरप्राइज है वो आगे बढ़ सके, वो आगे बढ़ सके। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी रखता है, हेल्प करता है कि प्राइस एक ही जैसा रहे, ना ज्यादा बढ़े ना ही ज्यादा कम हो। जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी में स्थिरता रहेगी, जिससे ना इन्फ्लेशनरी गैप आएगा ना ही डिफ्लेशनरी गैप आएगा। ठीक है, ये बात समझ आया? इतनी बात समझ आया? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतनी बात रखने। आप इस चैप्टर में जा रहे हो तो देखो ध्यान से, दो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, दो वर्ड का मतलब समझना। एक वर्ड का मतलब है रिवेन्यू, एक का मतलब है कैपिटल। जहां पे रिवेन्यू बात आ जाए ना, वो शॉर्ट या कह सकते हैं छोटे, हिंदी में लिख देता हूँ, छोटे जो खर्चे होते हैं ना, खर्च, उसके बारे में है। और ये जो बात हो रही है, ये लॉन्ग और लंबे खर्चे के बारे में, जिससे कह सकते हैं ज्यादा खर्चे। जैसे कि तुम कभी भी कुछ भी असेट्स परचेज कर रहे हो, सपोज करो असेट्स परचेज कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करोगे ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल में आता है। ठीक है, रिवेन्यू की बात करो तो वो जैसे जैसे न्यूज़पेपर सोल्ड करना, सिंपल सी बात है। तो ये हमेशा छोटे खर्चे होते हैं, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब वो रिसिप्ट्स होती हैं जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती और ना ही असेट्स में कमी लाती। मैंने बताया ना भाई साहब, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स। टैक्स तो सुबह सबको पता है कौन से होते हैं। टैक्स तो सभी को पता है, जैसे जीएसटी वगैरह है, जहां से पैसा आता है। मगर नॉन टैक्स रिवेन्यूज कौन से होते हैं? जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, तुम्हें मिलता है ना बैंक से, ऐसी फर्म को भी तो इंटरेस्ट मिलता होगा, डिविडेंड मिलता होगा, या प्रॉफिट होते होंगे। तो ये सब क्या होते हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यूज होते हैं। टैक्स की डेफिनेशन सभी को पता है ना। ठीक है, एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कंट्री का, वो पे करता है बिना किसी बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सभी को पता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन से है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जो वो व्यक्ति पे करे जिसका वो है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि वो पर्सन पे करता है, इम्पोज ऑन वन पर्सन बट पेड पार्सली और होल बाय अनदर पर्सन। कोई दूसरा व्यक्ति पे करे, जैसे जीएसटी हो गया। जीएसटी तो तुम्हारी जेब से जाता है मार्केट के अंदर, मगर गवर्नमेंट तक पहुंचाता कौन है? कोई और व्यक्ति पहुंचाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो हमें पढ़ना है डेफिसिट बजट। देखो डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? देखो, डेफिसिट बजट ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा हो जाते हैं रिवेन्यू से। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंडिचर मोर देन रिवेन्यू। ये क्यों होता है भाई? क्यों होता है? अगर बोरोइंग बढ़ जाए, खर्चे ज्यादा कर दो तो, ठीक है, एक्स्ट्रा करेंसी नोट डिस इन्वेस्टमेंट करो, तो ये सारी सिचुएशन होती है। बस अभी तुम्हें याद रखना है डेफिसिट रिवेन्यू। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं बजट डेफिसिट के, टाइप्स जरूर याद रख लेना, टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इनके काम आते हैं। एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब क्या क्या चीजें काम आती हैं एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है रिवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहला आता है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब कह सकते हैं जो हमने
खर्चा किया अपनी इनकम कमाने के लिए, जो हम मिल पाए, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, क्या कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, या टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो। अगली चीज क्या आती है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल सभी को पता है, फिस्कल पॉलिसी अभी हमने पढ़ी थी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। तो यहां पर भी तो चीजें आती हैं। यहां पर क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से, टोटल खर्चों में से रिवेन्यू रिसिप्ट को हटा दो, और जो तुमने बोरोइंग की है, या कह सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट, बोरोइंग को हटा के कैपिटल रिसिप्ट, इसमें बोरोइंग नहीं होती वैसे। इतनी बात समझ लेना, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल टोटल रिवेन्यू हटाना है, टोटल रिवेन्यू हटाना, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो या फिर क्या टोटल रिसिप्ट हटानी है, बस इतनी बात ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद कर सकते हो। अगली चीज क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है भाई साहब, प्राइमरी डेफिसिट कहता है जो तुमने अभी निकाला है फिस्कल डेफिसिट, उसमें से तुम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करो, जो तुम्हारी इंटरेस्ट पेमेंट आई है ना वो माइनस कर दो, तो तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाए। ठीक है, इतनी बात समझ पाई। ठीक है, ठीक है, ये चीज थी इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या कहता है भाई साहब, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, ऐसा रेट जिस पर विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ऐसा रेट जिस पर एक कंट्री की करेंसी चेंज होती है दूसरी कंट्री की करेंसी से। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, द रेट, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द करेंसी of one country is exchanged for the currency of another country। ठीक है, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ना टाइप्स के बारे में। देखो जरूरी जरूरी काम करने हैं, फालतू चीजें मैं पूरी नहीं पढ़ा रहा है भाई, इसमें क्या चीजें हैं। इसके ना दो टाइप होते हैं, मेनली दो टाइप ही यूज होते हैं। ठीक है, दो टाइप के नाम क्या क्या है, एक का नाम है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये दो चीजें तुम्हें ढंग से पढ़नी है, बाकी चीजें सही। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब वो रेट होता है, वो एक्सचेंज रेट होता है जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है फिक्स, गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है भाई साहब, गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर जाता है। ठीक है, ये जो है फ्लेक्सिबल है, ये अपने आप बदलता है मगर अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की भाई कितनी डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पर ये चेंज होता रहता है। ये होते हैं फिक्स रेट और एक्सचेंज रेट। ठीक है, ठीक है, ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, ये कैपिटल का मूवमेंट भी देखता है कि फॉरेन कैपिटल का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, ये क्या एनकरेज करता है,
इन इसमें क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, वक्त वक्त पे बदलता रहता है, ये डिमांड और सप्लाई के बेस पर चीजें चेंज होती रहती है। अगली चीज जो आती है इसमें, नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। भाई साहब ये क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट कहता है जो तुम डेली नेचर पे जो ऑपरेशन करते हो ना, वो चीज होती है डेली नेचर। ठीक है, ये डेली नेचर पे नहीं, फ्यूचर डेट पर, फ्यूचर डेट पर जो काम है कि भाई साहब चीजों की डिलीवरी कर दी है, वो सब चीजें क्या होती हैं, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, स्पॉट मार्केट, जो डेली नेचर पे बेस्ड हो, डेली नेचर पे बेस्ड हो। ठीक है, जैसे तुमने 10 किलो एप्पल खरीदे 100 रुपए केजी, तो वो तुम करंट प्राइस पे चीजें खरीद रहे हो ना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा स्पॉट प्राइस। मगर ये बोला जाए कि भाई साहब वो एग्री हो कि नेक्स्ट मंथ मैं इतने क्विंटल 100 क्विंटल वीट लेना चाहता हूँ 2500 के, तो ये जो आज का प्राइस है ये तो 25 है ना, मगर फ्यूचर में क्या प्राइस होगा, जब उसकी पेमेंट होगी, डिलीवरी पेमेंट होगी, तो उस पर क्या प्राइस होगा, वो डिपेंड करता है। तो ये चीज है, डिलीवरी इसमें क्या होती है, इमीडिएट हो जाती है, तभी की तभी हो जाती है, तुमने खरीदे तुम लेकर चले गए। तो ये होता है स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब दो टर्म और पढ़ते हैं, एक होता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, एक होता है डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। देखो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब घटना होता है। अब एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हम दूसरी कंट्री की करेंसी से, ध्यान रखना, हमारी करेंसी का बढ़ना एज कंपेरिजन दूसरे, जैसे मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं कि 80 रुपए का डॉलर था, अब डॉलर की कीमत 75 हो गई, अब मैं 75 रुपीज दे रहा हूं तब एक डॉलर खरीद पा रहा हूं। पहले मैं 80 रुपए में खरीद रहा था एक डॉलर, अब 75 में खरीद रहा हूं, इसे कहते हैं एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उल्टा होता है, 80 रुपए का एक डॉलर था, अब वो 85 का हो गया, तो इससे क्या होगा, मेरी जो करेंसी है एज कंपेरिजन दूसरी कंट्री, ये डेप्रिशिएट हो, तो इसे कहते हैं डेप्रिशिएशन। बात समझ पाई? ठीक है, एक वर्ड और पढ़ते हैं इसमें, डीवैल्यूएशन। देखो बहुत शॉर्ट में चीजें करा दी मैंने चैप्टर में, अदरवाइज इसकी स्टेटमेंट भी लिख लिख के बहुत ज्यादा कराता तो बहुत सारा समय लगता, मगर हम इतने समय में इतनी चीजें करेंगे तो भी काम बन जाएगा। चलो अब आता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब है गवर्नमेंट अनाउंस करे कि भाई एक्सटर्नल जो वैल्यू है ना इंडियन रुपी की, वो गिर गई है, उसे कहते हैं डेविल। लिख देता हूं यहां पर स्टेटमेंट के तौर पे, व्हेन गवर्नमेंट अनाउंस a fall in the external value of क्या कहा था, इंडियन रुपीज, ठीक है, देन वी विल से रुपी की जो वैल्यू हो गई है, रुपी हैज बीन डी वैल्यू। ठीक है, इस बात, इससे क्या इफेक्ट होता है भाई, कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है वो चीपर फॉर फॉरेनर्स, एक्सपोर्ट जो होता है वो सस्ता हो जाता है, ठीक है, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाता है, बस इस बात का ध्यान रखिए, इंपोर्ट क्या हो जाता है, कॉस्टलियर, और एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, चीपर, इस पे ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आई, देखो कितना अच्छे तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ लिया, बस यही वर्ड्स आपके काम आने वाले हैं, इनसे ज्यादा नहीं काम आने, एक क्विक रिवीजन है, ठीक है, क्विक रिवीजन है, और जो चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना, जिन चैप्टर में लगता था कि भाई साहब ये चीज तो हमें करनी है, मैंने उसके पूरे पूरे नोट्स दिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे पूरे देख लेना उनको।
दो वर्ड है, एक वर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये दो वर्ड है जिससे सारे के सारी चीजें चलती। ठीक है, ये दो वर्ड है, इन दोनों को ढंग से पढ़ना है इस चैप्टर में और बाकी चीजें खत्म हो जाए। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड से रिलेटेड मतलब है कि ये जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री, ये शो करता है ट्रेड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, शो करता है ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, ट्रेड ट्रांजेक्शन्स किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, अपनी कंट्री और दूसरे, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। और बीओपी क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, एक सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। किसका, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। किस किस के बीच में, एक कंट्री और पूरी कंट्री के बीच में, वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये बात समझ आए भाई, ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड ट्रांजेक्शन से बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तीन ही कंडीशन हो सकती है, फेवरेबल बैलेंस हो सकता है, इनफेवरेबल, यहाँ पे लिख सकता है फेवरेबल बैलेंस। बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस कब होगा भाई साहब, जब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा होगा ना, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा ना, मोर देन इंपोर्ट। और अनफेवरेबल कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा। और इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होगी, जहां पर ये दोनों बराबर हो। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ गुड्स बाय अ कंट्री इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन किसके बिटवीन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और इसमें क्या होता है, सारी की सारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड जो भी बात होती है वो सब। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, यहाँ से दो वर्ड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट, एक का नाम होता है करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें पहली चीज होती है जो विजिबल आइटम्स होते हैं, सेकंड चीज इनविजिबल आइटम्स। अब देखो इनमें फर्क क्या है, विजिबल आइटम्स और इनविजिबल। जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, वो सारे के सारे क्या होते हैं, विजिबल आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, इनविजिबल आइटम्स कौन से, जैसे शिपिंग होती है, सिंपल सी बात, मैं एग्जांपल भी देता हूँ, यहाँ शिपिंग होती है, शिपिंग होती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, इनविजिबल आइटम्स होती है। ठीक है, आगे होता है यूनिलेटरल, तीसरी नाम जो आता है इसके अंदर जो आता है वो यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर कैसे होते हैं भाई, ऐसे ट्रांसफर जैसे गिफ्ट मिल गया तुम्हें, ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हैं उन्हें, ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हैं। इनका दूसरा नाम होता है यूनिलेटरल, लेटरल ट्रांसफर्स। जैसे कि, जैसे बात की मैंने गिफ्ट्स, जिसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला फ्यूचर में, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो इनका भी तो रिकॉर्ड रखना जरूरी है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा मैंने उल्टे लिख दिया ना, करंट और कैपिटल 200, ये करंट है और यहाँ पर ये कैपिटल है, ये करंट है, ये करंट है,
ये कैपिटल, पर नाम ध्यान नहीं दिया, पहले करंट आते हैं फिर कैपिटल आते हैं। कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं? कैपिटल में जैसे प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो मैंने बताया ना करंट जो अभी के लिए हो, जो रिसेंटली चीजें हो रही हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो एक कंट्री या दूसरी कंट्रीज के बीच में जो कैपिटल ट्रांजेक्शन हो, जैसे लोन हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, एक कंट्रीज के बीच में, वो सब चीजें आती हैं इसमें, ठीक है, वो सब चीजें आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या आ सकता है इसमें? इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है, नेक्स्ट वर्ड आ सकता है ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स, ये वर्ड और आ सकता है। अब ये वर्ड क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। भाई साहब, सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करंट या कैपिटल की जिसका मेन मकसद प्रॉफिट मोटिव हो, वो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जो ट्रांजैक्शन बच जाती हैं वो किस में आ जाती हैं? एकोमोडेटिंग में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मैं समझाता हूं एक एक करके। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, एक नाम मैं उसका बोर बता देता हूँ, अबव द लाइन, इसे बिलो द लाइन कहते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की होती हैं, ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होते हैं। फॉरेन टूरिज्म, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं, फॉरेन टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? वो ट्रांजेक्शन जो किसी के सेटल्ड करने के लिए, या जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए किया जाए, वो सारी ट्रांजेक्शन होती है। जैसे कि कुछ भी बोरोइंग कर लिया ना हमने, दूसरे किसी से, वर्ल्ड बैंक से कर लिया, या फिर बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, ठीक है, या फॉरेन लोन ले लिया, ये सारी आइटम्स इसमें आती है। तो सारी की सारी जो, देखो सिंपल सी बात समझो, जो इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं बीओपी की, वो सारी इसमें आती है। जैसे टूरिज्म हो गया, बिजनेस प्रॉफिट हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, जिसको हमें करेक्ट ना करना पड़े बैलेंस ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट समझाए, देखो दो वर्ड है, दो वर्ड का ध्यान से समझना, सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, और इसका मतलब होता है जहां पर रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से। बस इतनी बात समझना है, ये दो चीजें। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। हमने सारे जो बाकी बचे चैप्टर थे वो मैक्रो के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंडियन इको बचती है और इसके एमसीक्यूज बचते हैं। बाकी सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। इतनी सारी चीजें ही पढ़ के जाओ, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगी। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो पहला पार्ट जरूर देखना, अब सेकंड पार्ट देख लेना, दोनों पार्ट देखकर कवर करके जाओ। फिर इसके बाद आता है एक और इंडियन इको, जो भी है वो कंप्लीट हम करा देंगे अच्छे तरीके से। सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं बचने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आज ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो ज्यादा नहीं किया यार इसमें, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हैं जो आपको पढ़ने हैं, और ये रिवीजन वीडियो है। आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट कर, बस रिवीजन वीडियो। वैसे मोस्टली चीजें हमने कंप्लीट करा दी हैं, जो चैप्टर्स लगते थे बहुत ज्यादा ही डेप में थे, वो चीजें भी हमने करा दी है, ठीक है। कोशिश की है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस है वो सारे अटेम्प्ट हो जाएं, ठीक है। अब क्वेश्चंस और कर लेंगे, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इन तीनों चैनल्स को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे चीजें मिल जाएं, लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाए। ये जो लिखे हैं सारे के सारे नोट्स स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस पे मिल जाएंगे, ठीक है, +1 पे मिल जाएंगे, जो है टेलीग्राम चैनल, इसको जाके फॉलो कर लो, ताकि सारी की सारी चीजें आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है।